अस्सलामु अलैकुम जी। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों के पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा और यही दो टॉपिक्स हैं। इसके बाद प्रोजेक्शंस वगैरह वो सारी इसी डॉट प्रोडक्ट में ही आ जाएंगी आपकी, बस मतलब एरिया वगैरह वो सारी चीज़ें, मतलब अब इस इन्हीं दो एक्सरसाइजेज दो चीज़ें हैं इनमें आ जाएंगी और आपका सिर्फ एक एलिप्स वाला पोर्शन रह जाएगा, बाकी मैंने करवा दिया है, ठीक है जी। कोशिश करें जो आपको टेस्ट दिए गए हैं उनको भी आप सबमिट करवा दें, ठीक है जी, ताकि आप लोगों की आपकी प्रोग्रेस देखी जा सके कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं। आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेसिकली, इसको हम दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी देते हैं, ठीक है जी। पहले तो ये एंगल को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि एंगल होता क्या है। यहाँ पे आप देखो, जहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, when two नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स हैं आई एम सॉरी, अच्छा, दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, वो आपके पास प्लेस किए गए, उनकी इनिशियल पॉइंट्स पोजीशंस कौन साइड, जैसे कि कौन साइड का मतलब है, जैसे कि आपको दो वेक्टर्स ड्रा करके दिखाए गए हैं ए और बी इधर लेफ़्ट साइड पे। तो अब इन दोनों के इनिशियल पॉइंट्स सेम हैं, यानी वो सेम होने का मतलब है वो एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को आप कौन साइड की सेंस में लेंगे, ठीक है जी। तो आप वो क्या कह रहा है कि दे फॉर्म एन एंगल ऑफ मैयर, यानी मैयर इसका एंगल क्या है, 0 से पाई। तो अगर वो एंगल आपस में मैयर ऑफ एंगल 0 से लेकर पाई तक बनाते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी कहलाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है देखें, अच्छा, अब इसका मतलब क्या है देखें, आपके पास अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये इस तरह ड्रा करें, मैं अगर इसकी थोड़े से कलर चेंज कर लूँ, कलर मैं रेड कलर का वेक्टर्स बनाता हूँ, तो आपके पास मैं एक वेक्टर यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये वेक्टर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है देखें, मतलब दो वेक्टर्स है ना, दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं कि आपके पास, अगर थोड़े से सेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी, मतलब आपके पास वेक्टर यहाँ से उठ के, ठीक है, ये वेक्टर यहाँ से जाके यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया, सही हो गया। अब जो ये वेक्टर बना है, ये इसने एंगल कितना टोटल कवर किया है, ये 2 पाई कवर किया है इसने एंगल। अब जब इसके बाद इधर आएगा एंगल, इधर आगे बढ़ेगा इधर, तो इस तरफ से भी आप नेगेटिव पाई की तरफ आ सकते हो, मतलब सॉरी नेगेटिव पाई कह रहा हूँ, मतलब जो मैक्सिमम एंगल आप लोगों ने लेना है दो वेक्टर्स के दरमियान, वो मैक्सिमम एंगल कितना ले सकते हो आप लोग, 0 से लेकर 180 के दरमियान में एंगल्स होंगे आपके पास जो आप ले सकते हो। यानी आपके पास मैक्सिमम जो है वो दो वेक्टर्स ये इस तरह हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो सकते हैं, इस तरह एक कह रहा है दूसरी तरफ एक इनिशियल, मतलब जिस तरह आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं, इनिशियल पॉइंट उनको कॉन्साइड करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ 180 का एंगल बना रहे होते हैं। तो इसमें ये आप लोगों को कह रहा है, अच्छा जी, ठीक है जी, ये आपके पास एंगल की डेफिनेशन की गई है इधर। और ये मैं बता दूं, सॉरी शायद मैं बताना भूल गया, ये आप लोगों की रिकमेंडेड बुक है जो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय थॉमस एंड फिनी, आपके पास 9th एडिशन की बुक है। ये एग्जैक्टली वही बुक है, ये मैंने आप लोगों को सेंड भी की हुई है बुक, ठीक है जी। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी थ्योरी मैं पढ़ा देता हूँ, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करने की ट्राई कीजिएगा, ना समझ आई तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। इसके बाद नीचे इसने स्केलर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया है, स्केलर प्रोडक्ट है होता क्या है, ठीक है। अब देखें तो स्केलर प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड एज, अच्छा इसने थोड़ी सी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक ये की है कि चलें वो आगे आएगा, आगे समझेंगे उसको। बहरहाल यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा है कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब ये चीज़ें ये डिफ़ाइन कर रहा है। अब देखें डॉट प्रोडक्ट आप याद रखें कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो प्रोजेक्शंस की मदद से ही डिफ़ाइन किया गया, यानी कि आप प्रोजेक्शंस इसकी एप्लीकेशंस में जाके आगे प्रोजेक्शंस आती हैं, उन्हीं की वजह से डॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है, मतलब उसी की वजह से डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू डिफ़ाइन की गई है, ठीक है जी। तो अब वो जब हम उस प्रोजेक्शंस वाले पोर्शन में जाएंगे तब मैं आपको उधर चीज़ें समझाऊँगा। अच्छा जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे का एग्जांपल है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, ए आपके पास लिखा हुआ है 3k का मतलब, अब देखें ना आपके पास आई जे के क्या होते हैं, आई जो है एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, और याद रखें यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो सिर्फ डायरेक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इनकी लेंथ यूनिट होती है और डायरेक्शन जो भी हो जिस तरफ वो होंगे उस तरफ वैक्टर जा रहे होंगे, मतलब किसी वैक्टर के लॉन्ग यूनिट वैक्टर आपने बताना है तो वो बेसिकली उस वैक्टर की डायरेक्शन बतानी है आप लोगों ने, यूँ बात होगी। अच्छा जी, अब आप लोग देखो तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सिंपल लिया हुआ है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, अब डॉट प्रोडक्ट लेने के दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। दो तरीके ऐसे हैं कि आपके पास, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ,
अच्छा जी, दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? दो तरीके से लिया जाता है। एक तो अभी आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को इधर लिख के चेक करवाऊँ तो आई एम सॉरी, जैसे कि मैं लिख के आप लोगों को चेक करवाऊँ तो आपके पास है, एक आपके पास डेफिनेशन है ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा क्या होगा? थीटा बेसिकली इनके दरमियान का एंगल होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपके पास, जैसे मैं दो वेक्टर्स आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ, एक वेक्टर मैंने ये ड्रा किया, ठीक है जी, और मैंने एक वेक्टर ये ड्रा किया। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आपको क्या नज़र आ रहा है? एंगल आपको थीटा नज़र आ रहा होगा। ये एंगल जो है, ये एंगल आपके पास क्या है? थीटा। ओके हो गया। अब ये जो दो के दो वेक्टर्स हैं, ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक थीटा एंगल बना रहे हैं। अब इस थीटा एंगल डॉट प्रोडक्ट की वजह से आप एंगल कैसे निकालोगे? अब डॉट प्रोडक्ट क्यों आता है ये मैं आगे जाके आपको विधि बताऊंगा जब हम प्रोजेक्शंस पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप ये समझ लें कि इन दो के दरमियान ये एंगल है। अब ये एंगल बेसिकली, ये एंगल मालूम करने के लिए आप इसी डॉट प्रोडक्ट का ही यूज़ करोगे। अब पहले मैं आपको दो तरीके बता दूं, उसके बाद आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तरीका ये है, एक तरीका एक और भी है आपके पास। जैसे कि मैं अगर आपको थोड़ा सा किसी और कलर से हम लिखते हैं उसको, एक होता है आपके पास ए डॉट बी। अब ए डॉट बी में इस केस में ये होता है कि आप इनके कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास, बल्कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर आपके पास ए वेक्टर है, वो किसके बराबर है? आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक ये वेक्टर है, ठीक है जी, बल्कि नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखता, चलें ये हो गया। इसके बाद आपके पास बी वेक्टर है, वो आपके पास है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये आपके पास दो वेक्टर्स दिए हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे? डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे? आप एक्स को एक्स कंपोनेंट से, मतलब आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट से, जैसे कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है जी। ये आपके पास दो किस्म से डॉट प्रोडक्ट आप लोग ले सकते हो। अब हम दोनों के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आप वो एग्जांपल बल्कि बुक पर चलते हैं, वो पहले एग्जांपल कर लेते, चले पहले इधर हम एग्जांपल कर लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर मैं दे देता हूँ, a इज़ इक्वल टू, से मैं कह देता हूँ 3i 2i प्लस 3j माइनस के, ठीक है जी। ये a वेक्टर है और b वेक्टर मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है जी। आप मैं आपके पास b वेक्टर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं b वेक्टर कह लेता हूँ से आपके पास i माइनस जे प्लस 5 के। ये मैंने दो वेक्टर्स ले लिया। आप इनका डॉट प्रोडक्ट दोनों तरीक़ों से निकाल कर चेक करते हैं, ठीक है जी। अब आप एक तरीके से निकालो, जैसे ए डॉट बी, और इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि अगर आपको वो एंगल दे दे वेक्टर्स के दरमियान का, ठीक है। जैसे कि अगर आप इन दोनों फार्मूला को थोड़ा सा एनालाइज़ करो तो एक में ए एंगल दिया गया है, एक में एंगल नहीं है। तो अगर आपको एंगल वो बता दे और आपको कहे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। और अगर आपको एंगल ना दे और डायरेक्टली कहे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। ओके हो गया। अब आप ए डॉट बी निकालो तो आपके पास 2 × 1 2 × 1 2। और याद रखिएगा आपके पास डॉट प्रोडक्ट में आई जे के नहीं आते आंसर्स में। वो क्यों नहीं आते? वो इस वजह से नहीं आते क्योंकि बेसिकली आपके पास जो आई डॉट आई होता है वो आपके पास 1 होता है, जे डॉट जे जो है वो भी 1 होता है, और आपके पास के डॉट के जो है वो भी 1 होता है। यानी सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर 1 आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब देखें तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है? बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो 2 × 1 2i डॉट 2, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर सॉरी वो मिस्टेकनली 2 लिखा गया था। अच्छा, अब आप लोग देखो तो 2i डॉट i 3j डॉट j, और ये ऐड होंगे, ठीक है, सारे ऐड करके लिख लेने हैं, इस तरह होगा। अब आप लोग देखो तो आपके पास वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला जा सकता है। 2 × 1 2, ठीक है जी। i डॉट i हो गया आपके पास। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई दें। 2 × i डॉट i, ठीक है जी, ये आ गया प्लस। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो 3 × -1, यानी 3 × माइनस आपके पास जे में 3 × माइनस में क्या आएगा? 3 × -1 -3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास आएगा -3
इंटू के जे डॉट जे और इसी तरह से -5 इंटू के डॉट के। यह आएगा आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि देखें ना, मैंने आपको क्या कहा, सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने से जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा और आई डॉट आई हमेशा 1 होते हैं, जे डॉट जे हमेशा 1 होते हैं, जे डॉट के हमेशा 1 होता हुआ करता है। इनके साथ जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ गया 2 -3 -5, ये आपके पास बना -8 + 2 -6। ठीक हो गया जी। अब मिसाल है यही दो वेक्टर्स हैं, सेम एग्जैक्टली यही दो वेक्टर्स हैं। मैं कहता हूँ कि इनके दरमियान जो एंगल थीटा है ना, वो मिसाल है मैं क्या लेता हूँ, से जस्ट फॉर एग्जांपल से मैं क्या लेता हूँ, एंगल 30 डिग्रीज़ का बन रहा है। ठीक है जी, 30 डिग्रीज़ का एंगल इन दोनों के दरमियान बन रहा है। वेक्टर्स आपको दे दिए गए हैं, एंगल भी आपको दे दिया गया है। अब वो क्या करता है, फार्मूला अब आप कौन सा लगाओगे, आप फार्मूला लगाओगे कौन से वाला, जो डेफिनेशन अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, ये वाली डेफिनेशन लगाओगे। ठीक है जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा इजी काम है, वेक्टर्स को ऐड करके स्केल्स को ऐड करके उन्हीं पर डिवाइड कर दें। अब मैं इसके साथ इधर ही आपके पास लिख लेता हूँ इनके मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो ए मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस यानी प्लस इंटू -1 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो 4 + 9 + 1, ये आपके पास बन गया 14 का स्क्वायर रूट। ए का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया 14 का स्क्वायर रूट। अब बी का मैग्नीट्यूड जो है आपके पास क्या आएगा, इधर लिख लेते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है जी, 1 -1 यानी +1 और 25, तो ये आपके पास आएगा 2 + 25 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास बन जाएगा 27 का स्क्वायर रूट। तो ए का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ए का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आया था, यह आया था 14 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, और आपके पास बी का मैग्नीट्यूड क्या आया, बी का मैग्नीट्यूड आया आपके पास क्या आया है, बी का मैग्नीट्यूड आया है स्क्वायर रूट 27। ठीक है जी, अब स्क्वायर रूट 27 को आप मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हो, 9 × 3 है 3, स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ जाता है। ओके हो गया। अब आप लोग निकाल लो ए मैग्नीट्यूड, यानी कि आपके पास आएगा 14 का स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट 3 और कॉज ऑफ एंगल क्या है 30 डिग्रीज़। तो अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, आपके पास इन दोनों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब आप बुक पर भी देख सकते हैं, आपको एक वेक्टर ए दे दिया गया है, एक वेक्टर बी दे दिया गया है, तो आपने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ठीक है जी, बाकी थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब ए डॉट ए देखें, ए डॉट ए आपके पास एक प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टीज़ बनेगी इधर से। ठीक है जी, ए डॉट ए आपके पास क्या बनेगा, ए डॉट ए में आप वही एंगल वाली डेफिनेशन लगाओ। अब जाहिर सी बात है, दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान का एंगल क्या होता है, एक वेक्टर है, जिस तरह के मैं कह देता हूँ, दो पैरेलल लाइंस आप ड्रा कर लें, एक लाइन आपने ये ड्रा की, एक लाइन आपने ये ड्रा की। अब इन दोनों के दरमियान का एंगल्स कब है, एंगल कब बनता है, जब इंटरसेक्शन होता है। जब तक ऐसे इंटरसेक्शन नहीं होगा तब तक एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, उन दोनों के दरमियान एंगल मैंने क्या कहा था कि एक के लिहाज से दूसरे के एंड पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है जी, यानी इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों के एंड पॉइंट के दरमियान कितना डिफरेंस है, वही इनके दरमियान एंगल होगा बेसिकली। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर चूँकि पैरेलल हैं, इनके दरमियान इंटरसेक्शन होना नहीं है, तो एंगल ने ज़ीरो रहना है, कटिंग होगी नहीं, इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो एंगल ज़ीरो रहेगा। तो ए डॉट ए कॉस ज़ीरो जो है बेसिकली 1 होता है। तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि सेम वेक्टर का जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होगा वो उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। या इस तरह इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों तो स्क्वायर रूट ले लें, तो ए का मैग्नीट्यूड बेसिकली सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हुआ करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैंने आपके वेक्टर्स 2 डायमेंशंस में दिखाए थे, अभी आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ करेगा, इनके एडिशन सब्ट्रैक्शंस वगैरह ये कर लेगा। ठीक है जी। अब आपके पास एक वेक्टर ए दे दिया गया है, एक वेक्टर बी दे दिया गया है। अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगी, इनके कंपोनेंट्स में काम चलेगा। आई के साथ आई को ऐड करेंगे, जे के साथ जे वाले को, के साथ के वाले को। ठीक है जी, जिस तरह इधर ऐड करके दिखाया गया। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, बी माइनस ए का स्क्वायर ओपन कर लिया गया है। ठीक है जी, यानी यहाँ पर कर क्या रहा है ये, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये कर ये रहा है कि इसने एक बी में माइनस ए फाइंड किया है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने दो वेक्टर्स लिए, उनका डिफरेंस मालूम किया। अब यहाँ पर ये कर ये रहा है कि बेसिकली ना लॉ ऑफ कोसाइंस की मदद से, मतलब बेसिकली किया क्या है इसमें, देखें मैं बताता हूँ। इसने ना ये जो सी वेक्टर लिया है, आपके पास सी वेक्टर है, देखें मतलब सी वेक्टर है ना, दोनों तरफ इसने क्या कर लिया, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लिया। दोनों तरफ जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया है तो बेसिकली हुआ यूँ है, यहाँ पर
अच्छा जी, आप देखें यहाँ पर हुआ ये है, वो ये कर ये रहा है, सिंपल सा काम कर रहा है। देखें, मैं एक मिनट साइज़ चेक कर लूँ इसका पेन का, ताकि आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए। अच्छा जी, देखें अब हुआ ये है, वो सी ले रहा है इधर और इधर b माइनस ए ले रहा है। ठीक है जी, वो ये कर रहा है कि वो सी के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर रहा है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया ना उसने, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है दो वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल हैं, एक रूल होता है कि आपके पास इफ़ a इज़ इक्वल टू b दिस इम्प्लाइज a का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर ये वेक्टर्स हैं और ये नीचे मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास एक वेक्टर्स में एक लॉ माना जाता है। ठीक है जी, अब बेसिकली यही चीज़ अप्लाई करके आप लोग इधर काम करेंगे। अच्छा जी, अब देखें तो आप ज़रा इधर पिक्चर पर गौर करें, जो बुक की पिक्चर है इसमें ये इधर एक तरफ b माइनस ए है, एक तरफ b माइनस ए है और एक तरफ c है। अब मैग्नीट्यूड्स है, दोनों तरफ इसने क्या कर लिया, दोनों तरफ इसने स्केयर ले लिया। अब इधर तो आपके पास रहा c का स्केयर और दूसरी तरफ आप a प्लस बी वाला होल वाला फार्मूला ओपन कर लें। ठीक है जी, अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पर ये अलग-अलग ले रहा है और इस होल का मैग्नीट्यूड ले रहा है, ऐसे कर रहा है ये। ठीक है जी, तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, b मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस a मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है जी, माइनस 2b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। ये आपके पास कौन सा लॉ लगा है इसमें, ये वाला इसने लॉ लगाया है सॉरी, लॉ ऑफ कोसाइन लगाया है। ठीक है, वो मैं माजरत थोड़ा सा आपको शायद मैं गलत बता रहा था। ठीक है जी, यहाँ पर इसने बेसिकली स्केयर नहीं लिया, ये स्केयर नहीं लिया। ठीक है जी, मैं इसको मिटा लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ना हम इसको बैकग्राउंड से समझने की कोशिश करते हैं, ये बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, मैं इधर क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइड पर चलते हैं। मैं आपके पास दो वेक्टर्स बनाता हूँ, जैसे कि मैं कह लेता हूँ ये एक मैंने वेक्टर बना लिया और एक वेक्टर ये मैंने बना लिया। ठीक है, ये दो मैंने वेक्टर्स बना लिए। अब आप लोग अगर थोड़ा सा याद रख करो तो आपको मैंने क्या कहा था, आप पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते थे, आप थोड़ा सा अगर पैरेललोग्राम को लॉ को याद करो तो आपके पास इसके पैरेलल वेक्टर आप यहाँ पर ड्रा करते थे, इसके पैरेलल वेक्टर आप यहाँ पर ड्रा करते थे, तो जो आपका रिजल्टेंट था वो यहाँ पर कुछ ऐसे करके बनता था। और ये वाला जो रिजल्टेंट था ये आपके पास बेसिकली होता था, अगर मिसाल है मैं ये वी वेक्टर ले रहा हूँ, ये यू वेक्टर ले रहा हूँ, तो ये आपके पास यू प्लस वी कहलाता था और इस तरफ से वी प्लस यू हो जाता था। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने आपको एक और कहा था कि आप अगर यहाँ पर ये वाला डायगोनल को इस्तेमाल करो, ये वाला डायगोनल, ठीक है, जो वाइट कलर का बनाया है, ये डायगोनल बेसिकली दोनों के डिफरेंस को शो करता है। अब डिफरेंस को क्यों शो करता है वो मैंने उसमें समझाने की कोशिश की थी, बहरहाल उसमें अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस नेगेटिव वाला थोड़ा सा कंसेप्ट दोबारा बता दूँगा। ओके हो गया। अब देखें, अगर आप थोड़ा सा कंसिडर करो तो आप ये जो दो ब्लू लाइंस हैं, ये मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन करने लगा हूँ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो तीन लाइंस आपके पास, इन तीनों लाइंस को अगर आप देखो तो ये एक ट्रायंगल बनता है। तो जो भी ट्रायंगल बनता है, अब ये ट्रायंगल जाहिर सी बात, ऑब्वियस सी बात है, ये कोई ना तो राइट ट्रायंगल बनेगा ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, कोई स्केलन, कोई यानी डिफरेंट एंगल्स वाला, डिफरेंट साइड्स वाला बनेगा। तो आप ऐसे में लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हो, अगर आपको फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, तो आप ऐसे केस में लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हो। लॉ ऑफ कोसाइन ये होता है कि अगर आपके पास ये वाला एंगल, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके ड्रा करता हूँ। अच्छा जी, आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है, तो ये एक ट्रायंगल मैंने बनाई, बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन आपने इसको एज अ कोई भी जनरल ट्रायंगल सपोज कर लें। ठीक है, ए के सामने स्मॉल ए, यानी ए वर्टेक्स के सामने ये वाला कहलाता है वर्टेक्स, इस ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड ए स्मॉल ए, क्या इस वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। ओके हो गया। अब इस पे आप लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं। लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास क्या होता है, जो इधर बुक में लिखा भी हुआ है, बुक वाली फ़ोटो अगर आपको दिखाऊँ तो आपके पास, मैं इधर अगर एक रफ सी ट्रायंगल, बल्कि चलिए मैं इधर आपको इस ट्रायंगल के साथ ही नीचे लिखता हूँ, आपके पास जो उसने साइड लिखी है वो ये लिखी हुई है कि अगर आप सी साइड को निकालना चाहें, मतलब ये जो सी साइड है इसको निकालना चाहें, तो सी का स्केयर बेसिकली इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स का स्केयर का सम, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2bc कॉज ऑफ क्या, सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या एंगल आता है, देखें सी के करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है, तो लॉ ऑफ कोसाइन में एंगल वो आता है जो आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग, अब सी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, आपके पास गैमा होता है। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पर कॉस गैमा आ जाएगा। तो इस तरह करके ये आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन बनता है। तो इसी लॉ ऑफ कोसाइन के करस्पॉन्डिंगली उसने वहाँ पर काम किया हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें तो आपके पास क्या है, ये एक ट्रायंगल बनेगी, जिस तरह के नेगेटिव वाली मैंने आपको ट्रायंगल बताई थी। आपके पास ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो इनका ये दोनों, ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, चले मैं दूसरे कलर से ड्रा करता हूँ, ये वाला वेक्टर आपके पास नेगेटिव का होगा। एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन लगाया, लॉ ऑफ कोसाइन लगाकर यहाँ पर इसने ये काम कर दिया। ओके हो गया। ठीक है जी। अब क्या किया इसने, ए डॉट बी को सिर्फ
थोड़ा सा अलजबरा को यूज़ करके थोड़ा सा इसने क्या किया, अलजबरा को यहाँ पर यूज़ किया और ये ए डॉट बी कॉस थीटा को इस साइड पे ले आया, इस तरफ ये रखा। अब ए बी कॉस थीटा आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास क्या होती है, मतलब डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन होती है। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये 3 वेक्टर्स की बात है, यानी 3 वेक्टर्स दे दिए गए हैं, ठीक है जी, या यूँ कह लें कि 2 वेक्टर्स आपको दे दिए गए हैं, उनके डिफरेंस की मदद से अगर आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें तो वो आप ये इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा जी, अब ये नीचे इसने वही चीज़ डिफ़ाइन कर दी है बुक के अंदर, ए बी कॉस थीटा, जो हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल भी की थी और इसके बारे में हम लोगों ने एग्जांपल भी एक देखी थी। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। ओके ओके जी, अब ये आपके पास एंगल है, उसी से ही आप डॉट प्रोडक्ट में आपके पास क्या था, यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी डॉट प्रोडक्ट की, ये डेफिनेशन थी। इसमें से आप क्या करें, ए बी जो मैग्नीट्यूड है दूसरी तरफ डिवाइड कर दो, ठीक है जी, और थीटा का कॉज इन्वर्स ले लो तो बन जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने एंगल फाइंड किस तरह करना है, मतलब 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कैसे करेंगे, मैं देखता हूँ अगर एग्जांपल नीचे है। यस, एग्जांपल है, हम एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 वेक्टर्स आपको दे दिए गए हैं, इन 2 वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करें। एंगल क्या होगा, अब यहाँ पर आपने दोनों डेफिनेशंस को ज़हन में रखना है। उन दोनों डेफिनेशंस की मदद से ही आपके पास ये एग्जांपल हो सकती है। एक तो आपने वो डेफिनेशन जिससे आपने जो थीटा का फार्मूला ये आपके पास गिवन है, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। सेकेंडली, अब ए डॉट बी गिवन है, आपने ए और बी का डॉट कैसे फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आप आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, वाई को वाई के साथ, जे को जे के साथ आपस में मल्टीप्लाई करके आप लोग जो है मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज़ निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको कॉज इन्वर्स लेंगे, आपके पास ये 1.76 ये आपके पास रेडियस में एंगल आ जाएगा। ये आपके पास 2 दरमियान में एंगल आ गया। इसके बाद लॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या होता है, मतलब सिंपली कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब आप ए डॉट बी फाइंड कर लो या बी डॉट ए फाइंड कर लो, मतलब दोनों वेक्टर्स में तरतीब चेंज कर दो डॉट प्रोडक्ट लेके, तो डॉट प्रोडक्ट के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंडली, आप दोनों वेक्टर्स के साथ किसी के साथ भी एक कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो वो उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के आंसर के साथ में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं मिसाल सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल में कहता हूँ कि 2a एक वेक्टर है, एक वेक्टर आपके पास b है, ठीक है जी, 2 वेक्टर्स हैं, तो इनका आंसर क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर बेसिकली होगा कि आप पहले a डॉट b फाइंड कर लो, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वही बात है। या आप इस 2 को a के साथ उठा के b के साथ मल्टीप्लाई पहले कर दो, फिर a डॉट 2b फाइंड कर लो, वो भी बात एक बात है, ठीक है। यानी कि चलिए मैं इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल आपको करवाता हूँ। ओके हो गया जी। अब आप लोग देखें तो आपके पास एक वेक्टर, 2 वेक्टर्स आपके पास गिवन है, ठीक है जी। अब मैं क्या कहता हूँ कि आप 2a डॉट b ये फाइंड करो। अब ये आंसर एग्जैक्टली सेम वही होगा जो आंसर अगर आप या तो ऐसे फाइंड कर लो a डॉट 2b, ये भी वही आंसर देगा, और 2 इंटू ए डॉट बी ये भी वही आंसर देगा। इन तीनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। मैं आपको इसका और इसको इसके साथ रिलेट करता हूँ, मतलब ए 2 इंटू ए डॉट बी को 2 इंटू ए डॉट बी, ठीक है, इसके साथ आपको कंपेयर करता हूँ। सेकंड आप कंपेयरिंग जो है वो खुद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब 2a आपके पास किसके बराबर होगा, अगर आपके पास a जो है वो आपके पास ये 2a उसके सारे कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर 2i था इधर 4i हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस 3 था तो 6j हो जाएगा, प्लस k था तो 2k हो जाएगा। ये आपके पास 2a हो गया, और आप 2 सिर्फ b वेक्टर ले लो तो 2a आप 2a डॉट b फाइंड करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा। मैं डायरेक्टली इधर लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आपके पास मैं मेंशन कर देता हूँ, एक वेक्टर ये है रेड कलर से और एक वेक्टर ये है। अब इन 2 वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो 1.4 आपके पास क्या होगा, 1 इंटू 4 4, ठीक है जी, 4i, ठीक है जी। इसके बाद -j प्लस 6 आपके पास -6, सॉरी यहाँ पर i नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर i नहीं आएगा। ओके हो गया, 4 -6 और 2 इंटू -2, तो इसका जो भी आंसर है आप देख लें, -8 हो गया और 4 लिया तो -4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले a डॉट बी लेता हूँ, मैं यहीं पर ले लेता हूँ a डॉट बी ले लें। तो अब आप इन 2 वेक्टर्स को देखेंगे, मैं थोड़ा सा और डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ। अब आप इन 2 वेक्टर्स को देख लोगे, ठीक हो गया जी। अब इन 2 वेक्टर्स को अगर हम लोग देखें तो आपके पास a डॉट बी किसके बराबर आएगा, a डॉट बी किसके बराबर आएगा, बराबर वो आएगा आपके पास 2 इंटू 1 2, ठीक है जी। 3 इंटू -1 आपके पास क्या आएगा, -3, और माइनस इंटू 1 ये -1, तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है
2 में से मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा था, आप चाहे 2 को सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर करो, या आप ए डॉट बी फाइंड करके फिर उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। तो 2 इंटू ए डॉट बी क्या होगा आपके पास, 4 ही होगा। तो 2 इंटू ए डॉट बी भी 4 आया, और 2 ए डॉट बी आपके पास बी आंसर यहाँ पर 4 ही आया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर -2 आना था, माजरत, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -4, अब सेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप सेकंड वेरिफिकेशन आप खुद कर सकते हैं, यही एग्जांपल्स आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है जी। आप वेरिफिकेशन ये वाली कर लें, ए डॉट 2b, ठीक है जी, ए डॉट 2b इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए डॉट बी। एक वेरिफिकेशन आप ये खुद करेंगे। सेकंड वेरिफिकेशन आप यूँ कर सकते हो कि 2a डॉट बी इज़ इक्वल टू ए डॉट 2b। ये भी आपके पास, ये 2 वेरिफिकेशन आपके असाइनमेंट्स हैं, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास है वेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, यानी एडिशन पर सब्ट्रैक्ट, मतलब एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका इधर प्रूफ सिंपल से दिया गया है। पहले आप क्या करें, b प्लस c को फाइंड करें, जो उसका आंसर आएगा उसका डॉट आप a के साथ ले लें। तो इसका मतलब या आप ये कर लो, या आप पहले a का डॉट b के साथ ले लो, फिर a का डॉट c के साथ ले लो, फिर दोनों को ऐड कर दो, दोनों आंसर्स में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास ये एक जनरल इसने बात कर दी है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक और आप कर सकते हो, सिंपल नीचे किया गया है कि आप डॉट प्रोडक्ट की जगह को भी बदल सकते हो, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आपस में भी बदल सकते हो। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा कि आपके पास जो अकेला लिखा होगा, जैसे यहाँ पर ऊपर ए अकेला था, नीचे सी अकेला, तो जो अकेला होगा वो दोनों के साथ आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ठीक है जी। अब डॉट प्रोडक्ट सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है ना। जैसे कि मैं इधर आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ 3 इंटू 2 प्लस 1, ये इसका आंसर निकाल लो, या आप 3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी। 3.2 प्लस 3.1 कर लो, ये इन दोनों का जो आंसर है ये सेम ही होगा। अब देखें, इसका आंसर आपके पास क्या है। अच्छा जी, अब आप देखें तो आप इसका आंसर निकाल लें और इसका आंसर निकालें, इन दोनों का आंसर आप खुद निकाल लें और आपका सेम आ जाएगा। ओके हो गया। जैसे पहले का आंसर ऊपर 2 + 1 3, 3 × 3, इसका आंसर आ गया आपके पास 9। अब इसका 3 × 6 और 6 + 3 आपके पास इसका भी 9 आ गया। तो इस तरह करके आप वेरिफिकेशंस कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो आगे 4 वेक्टर्स आ गए, उनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली उसी तरह से होगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स के वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, उनके दरमियान अगर एंगल 90 का हो जाए तो वो आपके पास में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाया करते हैं। तो जिस वजह से एंगल 90 की वजह से आपके पास डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, जैसे कि इधर गिवन है। आप लोग अगर इधर देख लो तो आपके पास यहाँ पर a.b cos थीटा। अब 2 वेक्टर्स आपस में, क्योंकि अब देखो ना, 2 परपेंडिकुलर कब होते हैं, cos 0 होगा तो परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि cos 0 होता ही 90 पर है। अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ड्रा करो तो इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये आपके पास 90 का होता है, ठीक है। मतलब ये एंगल 90 का है, तो 90 पर तो cos 0 होता है। अब 90 आपको ग्राफिकली बताता है कि वो वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलरनेस को शो करता है। तो इस वजह से cos 0 का लिंक परपेंडिकुलरनेस से बन जाता है कि आप cos 0 को 0 कर दो। cos को 0 कब करोगे, जब एंगल 90 लोगे, ठीक है। मतलब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 लोगे तो cos 90 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इस वजह से आप यूँ कहते हो कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट को, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को 0 करते हो तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब cos 0 होगा, ठीक है। cos थीटा 0 होगा, और cos थीटा 0 कब होता है, जब एंगल 90 होता है। जब एंगल 90 होता है तो ग्राफिकली आपको पता है दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है जी। अब ये आपके पास है, आगे इसने एक एग्जांपल भी दिया, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल एक ही बात है, ठीक है जी। तो इसमें आपने घबराना नहीं है। अगर वो ऑर्थोगोनल कहता है तब भी आपने डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना है। अगर आपको वो ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर कहता है तब भी आपने डॉट प्रोडक्ट को 0 ही प्रूव करना है। इधर हुआ है। इसके बाद आगे आपके पास प्रोजेक्शंस आ जाती हैं। अब इन प्रोजेक्शंस को हम थोड़ा सा ना ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि मैं कहता हूँ, हम इस पैरा को पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ना इसकी समझ आ जाए। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू। अब आपके पास पी क्यू देखें तो आपके पास ये थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड पर भी डायग्राम को भी देखते रहें ताकि हम समझ सकें।
अब आपके पास यहाँ पर देखें तो ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू लाइन आपके पास ड्रा की गई है, ये जो मैंने मेंशन की है। अब ये जो पी क्यू लाइन है इसके बारे में बात हो रही है कि द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है जी, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन टू अ नॉन ज़ीरो वेक्टर ए, ये वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर इसने दिखाया है पी से लेकर एस तक का जो डिस्टेंस है वो ए वेक्टर इसने दिखाया है, पी एस इसने वेक्टर ले लिया है, ठीक है जी। इस वेक्टर पी आर, यानी कि पी आर वेक्टर बेसिकली उसकी वेक्टर प्रोजेक्शन है किसके ऊपर? प्रोजेक्शन ऑब्वियसली आप देखते हैं, आप खड़े हो, खुद खड़े हो और आपकी प्रोजेक्शन देखी जाए तो वो ज़मीन पर बनेगी। तो वो उसकी बात कर रहा है कि आप अगर आपकी जो हाइट है वो आप एक थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा सा तिरछा कर लो, मिसाल है मैं कह लेता हूँ, अपने आप को थोड़ा टिल्ट कर लो, ठीक है, तो किसी एंगल पर टिल्ट कर लो, ज़मीन के साथ किसी एंगल पर टिल्ट कर लो, तो जो आपका जो साया बनेगा आप ख़ुद को अपनी हाइट को ए से बी तक ले लें, ठीक है। जो आपका साया बनेगा वो आप बेसिकली क्या करोगे, वो पी से लेकर इधर क्या मेंशन है, इधर मेंशन है पी से लेकर आर तक, ठीक है। तो अब जो टिप होगी, जो आपका हेड है उससे लेकर आप तक आप अपने जो ज़मीन होगी परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, वो परपेंडिकुलर ड्रा होगा। अब यहाँ पर मैं चलें इसको थोड़ा सा आपको समझाने की इस डायग्राम से कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखें। तो आपके पास देखें, आपके पास ये आपका हेड, ये आपके पाँव है और ये आपका सर है, ठीक है जी। अब आपने हमको थोड़ा सा टिल्ट किया तो आप देखो, तो आपकी जाहिर सी बात है ये आपके पास ये प्रोजेक्शन होगी आपकी, ये अब आपकी प्रोजेक्शन होगी, ओके हो गया। अब आप क्या करते हो, अब आप ये कर देते हो सिंपली कि आप अपने आप की प्रोजेक्शन को पी से लेकर आर तक ये डिस्टेंस शो कर रहे हो, ये आपकी प्रोजेक्शन है, ओके हो गया जी। अब यहाँ पर अपनी टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ऐसे परपेंडिकुलर आप लोगों ने ड्रा किया। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आप देखो ये परपेंडिकुलर बेसिकली यहाँ पर एंगल क्या बना रहा है, ये एंगल 90 का बना रहा है, ओके हो गया, ठीक है जी। अब ये हॉरिजॉन्टल ये बना है, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल, ये बेसिकली आपकी प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन जो हमेशा ज़मीन पर बनती है, ज़मीन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमेशा ज़मीन जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनेगी प्रोजेक्शन, वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट की वजह से फाइंड की जाएगी, ना कि क्रॉस की वजह से, ओके हो गया। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर जब भी ये एंगल आपके पास थीटा बनेगा ना, ये एंगल आपके पास थीटा बनेगा, तो थीटा के अलॉन्ग आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग जो भी एंगल आएगा वो कॉज की सेंस में आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी ए के ऊपर प्रोजेक्शन है, किसकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन किसकी है, बी की, यानी बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर है, ओके हो गया। इसको आप इस तरह, जिस तरह ये नोटेशन दिखाई गई है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं नोटेशन की मदद से। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करने का तरीका ये होगा कि मैं इसको थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये अब देखें, ये मैंने वो रेड कलर का वेक्टर ड्रा किया जो उसने ड्रा किया हुआ है, ठीक है जी। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको लेबलिंग कर दूँ, इसको सिंपल लेबलिंग कर दें, हम वाइट कलर से लेबलिंग करते हैं। ये आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपके पास पूरा वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर, ये सारे का सारा वाइट कलर का, ये आपके पास वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। चलिए मैं इनके करस्पॉन्डिंग कलर से आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये जो रेड कलर में है ये वेक्टर बी है, ये जो वाइट कलर में है ये वेक्टर ए है। अब हमने क्या करना है, हमने बी की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, ए के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगी, ठीक है। हम अपने ये सिंपली फाइंड करना है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा कंसिडर करो, मैं ये चलें कलर चेंज करता हूँ इसका। अब मैं यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर आप मिसाल है मैं कह देता हूँ कि आप यहाँ से लाइट डालो, इस तरफ से लाइट डाली आप लोगों ने, मिसाल है जस्ट समझाने के लिए, इस तरफ से आप लोगों ने लाइट डाली, तो इसका साया किस तरफ बनेगा? इसका साया ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ इस तरह करके बनेगा ऐसे, ठीक है। अब साया की लेंथ वो डिपेंड करेगा अपनी लेंथ, उस लेंथ को फिलहाल जहन से निकाल दें कि साया की क्या लेंथ होगी। जस्ट आप ये कर लें साया किधर बनेगा, हॉरिजॉन्टली इधर बनेगा साया। अब ये किसके अलॉन्ग है, थीटा के अलॉन्ग है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्शन डिफाइन की जाती है वो आपके पास बेसिकली कंपोनेंट्स की शक्ल में डिफाइन की जाती है। यानी आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े होंगे कि आप मिसाल है मैं कहता हूँ कि आप मतलब ए की डायरेक्शन बी के सेंस में निकालो, तो आप कैसे निकालते हो, यानी उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो बेसिकली उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे कि मैं कहता हूँ कि इधर इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, बी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट आपके पास बनेगा बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, एक बनेगा बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, ये दो मैग्नीट्यूड्स बनेंगे, ठीक है। अब साया किस तरफ बने, साया देखें तो साया आपके पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल बना है, और आप लोगों को पता होगा कि जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है वो तो बेसिकली आपके पास किसके बराबर होती है, हॉरिजॉन्टल साइड तो आपके पास होती है बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा के,
तो हॉरिजॉन्टल साइड तो ये बराबर होती है, इसका मतलब साया बेसिकली हवा में तो नहीं ना बनेगा, ज़मीन पे ही बनेगा ना। तो ज़मीन आपके पास बेसिकली, हाँ आप यूँ भी कह सकते हो कि आप साया इस तरफ से ड्रा करो, तो जब साया मतलब लाइट इस तरफ से डालो तो आपके पास साया ऑब्वियसली यहाँ पर बनेगा, दीवार की तरफ बनेगा। अब एंगल आपके पास यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, तो उसके लिहाज से भी कॉज एंगल के साथ बनेगा, तो वो कॉज एंगल के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग इस चीज़ों को देख सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये चीज़ बन गई। अब आप लोग देखो तो मैंने साया, चले मैं इधर साए वाली लाइन इधर थोड़ी सी ड्रा कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये वाला जो एरो है ये आपके पास वो साई वाली बात है, जिसकी बात बी कॉस थीटा आ गई। ओके हो गया जी। अब यहीं से ही आपके पास बेसिकली कॉस जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिराइव होता है, कौन से वाला जो है आपके पास जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो एंगल वाली, वो इसी तरह से डिराइव होती है। अब अगर देखो तो आप जाहिर सी बात है ए वेक्टर है उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा। तो अब यहाँ पर ये जो आपके पास ये जो वेक्टर है ये मतलब ये वाला जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर की लेंथ क्या बनेगी, प्रोजेक्शन होगी क्या। प्रोजेक्शन बेसिकली आपके पास, अब प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है आपके पास, अच्छा चलें वो मैंने उधर समझा दिया है। अब हम बुक पर आ जाते हैं, बुक पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा अब इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब साथ साथ ही डायग्राम्स भी देखें और साथ साथ थ्योरी को भी पढ़ते हैं। इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 से कम का एंगल, ठीक है, मतलब आपके पास जिस तरह सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, यूँ कर लें आप, ठीक है। तो अब प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन की लेंथ आपको मैंने क्या समझाई थी, प्रोजेक्शन की लेंथ क्या बनती है, बी कॉज ऑफ थीटा। वो बी कॉज ऑफ थीटा कैसे बनती है वो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन जाहिर सी बात है कोई ना कोई वेक्टर है, अब प्रोजेक्शन भी एक वेक्टर की शक्ल में होता है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ उसकी डायरेक्शन भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। अब हमने लेंथ उसकी फाइंड कर ली बी कॉज ऑफ थीटा, हमने उसकी लेंथ फाइंड कर चुके हैं। अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन ऑब्वियसली वही होगी उसकी जो उस वेक्टर ए की डायरेक्शन थी, ठीक है जी। जो वेक्टर ए की डायरेक्शन थी एग्जैक्टली वही डायरेक्शन आपके पास प्रोजेक्शन की डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या है, अब अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास ये जो बड़ा एरो नज़र आ रहा है ये प्रोजेक्शन के लिए है, और जो डार्क सा एरो नज़र आ रहा है मतलब आप जैसे कि देखो तो ये वाला यहाँ तक जो एरो है वो आपके पास कौन सा एरो है, वो प्रोजेक्शन के लिए है। और ये जो थोड़ा सा मैं नीचे करके ड्रा करूँ ये एरो है आपके पास, ये वाला आपके पास कौन सा एरो है, ये आपके पास एरो है वेक्टर ए के लिए। अब देखें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है वो आपके पास वेक्टर ए की ही डायरेक्शन है। तो इसका मतलब आप अगर प्रोजेक्शन को वेक्टर बनाना चाहते हो तो आप प्रोजेक्शन की वही डायरेक्शन लोगे जो आपके पास डायरेक्शन ए की है। अब ए के अलॉन्ग डायरेक्शन मैंने आपको क्या समझाई थी कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन क्या चीज़ शो करती है, उसके अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर। मतलब अगर किसी वेक्टर के अलॉन्ग आप लोगों ने चलना है तो आप उसकी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग चल लें, तो उस जिस तरफ ऑब्वियस सी बात है जिस तरह वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से शो की जाती है। मिसाल मैं कहता हूँ कि आपके राइट साइड पर वेक्टर जा रहा है, तो जो आपके वेक्टर राइट साइड पर होगा उसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन राइट साइड पर है, तो वेक्टर डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पर जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप वेक्टर ए के अलॉन्ग जब बात करोगे तो जाहिर सी बात है जो आपके पास प्रोजेक्शन ए है, ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बनेगा। अब यूनिट वेक्टर आपके पास बेसिकली क्या होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये जो इसने आगे बात की हो कि एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए 90 से बड़ा हो जाए तो वो नेगेटिव की तरफ, कॉज नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। ऑब्ट्यूज होने का मतलब है 90 से बड़ा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यह मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, जो ही वेक्टर इस लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन को क्रॉस करेगा वो इस तरफ चला जाएगा, और इस तरफ जो है लेफ्ट साइड पर वर्टिकल यानी जो वाई एक्सिस है उसकी लेफ्ट साइड पर तो एक्स नेगेटिव होता है, और एक्स किसके करस्पॉन्डिंग होता है, कॉज के करस्पॉन्डिंग। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ, तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, नेगेटिव की तरफ, जिस वजह से इसकी डायरेक्शन जो है, जिस वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वो इस तरह करके जाहिर बात है लेंथ आपके पास नेगेटिव नहीं होगी, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो वो एक ही बात बन जाएगी, ठीक है जी। तो इन एनी केस, अच्छा डायरेक्शन नेगेटिव इस वजह से बने, सॉरी लेंथ इसने नेगेटिव इस वजह से कर दिया है क्योंकि लेंथ में जो कॉज का कंपोनेंट आ रहा है वो उल्टी तरफ बन रहा है, नेगेटिव वाली साइड पर बन रहा है। तो कॉज उल्टी तरफ बनने की वजह से उसके साथ नेगेटिव आ रहा है, लेंथ की वजह से नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब किसी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। किसी वेक्टर, अगर मैं कोई वेक्टर v लिखता हूँ, इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, v का मैग्नीट्यूड और v का यूनिट वेक्टर, इस तरह जाहिर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब v का मैग्नीट्यूड अगर आप लोग देखो, अब आप अगर देखो तो आपके पास वेक्टर, अब प्रोजेक्शन जो है, ये जो प्रोजेक्शन है ये आपके पास एक वेक्टर है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड बेसिकली लेंथ है, वो बी कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन है आपके पास बेसिकली हुआ यूँ है, देखें आप, मैं अगर आप थोड़ा सा इधर लिख के दिखा सकूँ, ठीक है जी। इसकी हम थोड़ी सी लेंथ बारीक कर लेते हैं ताकि
जगह में आ जाए। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये मैं इस तरफ लिखता हूँ इक्वल टू, चलिए ये ठीक है आपके पास, ठीक है जी, इक्वल टू। अब प्रोजेक्शन इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है आपके पास, बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है जी, ये आपके पास इसकी लेंथ है। बी यहाँ पर सादा बी इस वजह से लिखा है कि ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, थोड़ा बोल्ड करके लिखता तो ये इसका मतलब उस वेक्टर को शो कर रहा होता। अब बोल्ड करके लाइन ड्रा कर दिया तो ये बेसिकली उसका वेक्टर है। अब साथ इसका डायरेक्शन आएगी। अब प्रोजेक्शन की डायरेक्शन किस तरह है, प्रोजेक्शन की डायरेक्शन तो ए के यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग है, तो ए का यूनिट वेक्टर ऐसे आ जाएगा। अब ए का जो यूनिट वेक्टर है वो किस तरह लिखा जाएगा, वो इस तरह लिखा जाएगा जो इस तरह ये इधर लिखा गया, इस ब्रैकेट जो दायरे में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये आपके पास वेक्टर की प्रोजेक्शन आ गई। अब ये प्रोजेक्शन जो वेक्टर है ये पूरे का पूरा उस तरह बन गया, ओके हो गया। अब आपके पास जो ए डॉट बी है कॉज ऑफ थीटा, आपके पास कॉज ऑफ थीटा की अगर आप यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू देखो तो आप, अगर मैं थोड़ा सा इसको दिखा सकूँ, थोड़ा सा हम अगर ऊपर चलते हैं तो आपके पास ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या था आपके पास, किधर गया किधर गया किधर गया, इधर डेफिनेशन ये देखें, ये आपके पास है बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आप इसको ड्रा कैसे करोगे, इसको देखो। अब अगर ए डॉट बी है ये वाला, तो ए डॉट बी में से आपने बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब इस ए मैग्नीट्यूड को डिवाइड इस दूसरी तरफ डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा ए डॉट बी, ठीक है जी, ओवर आपके पास बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास बी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो एग्जैक्टली यही वैल्यू उधर लगाई जा रही है, ठीक है जी। अच्छा अभी ये साइड पे इधर किया हुआ था, सॉरी मैंने देखा नहीं, तो चलें बहरहाल इसने बी कॉस थीटा की वैल्यू लगाई। अब बी ए डॉट बी ऐसे ही आ गया। अब ए मैग्नीट्यूड नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो गया, वो ए मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा। बी डॉट ए, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे तो वो जो है वो इस तरह से बन जाएगा, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये आपके पास बन जाएगा बी डॉट ए, इसको आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए की बात है, ठीक है जी, ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए की बात है, ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्केयर इंटू ए वेक्टर, ये आपके पास ये चीज़ आ गई, ओके हो गया जी। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है, जैसे कि मैं अगर दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो आपके पास ये वाली जो चीज़ आ रही है ये रेड कलर के अंदर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और आप, क्योंकि आपके पास ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कहा था कि प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर है। अब एक साइड पे वेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है दूसरी साइड पे भी वेक्टर होना चाहिए। एक साइड पे तो प्रोजेक्शन, मैंने ये कहा कि एक साइड पर जो आपके पास प्रोजेक्शन है, आई एम सॉरी, ठीक है जी, तो इस तरह करके आप लोग देख लोगे, जिस तरह के मैं इधर लिख रहा था आपके पास ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ए डॉट बी ही लिख लें या बी डॉट ए लिख लें, एक ही बात है, ओवर ए मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी भी एक स्केलर नंबर आएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्केयर बी एक स्केलर नंबर है, ठीक है। तो साथ आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा, तो एक वेक्टर के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह भी प्रोजेक्शन बी वेक्टर है, तो इधर आंसर भी वेक्टर ही आएगा, ठीक है जी। तो ये आप प्रोजेक्शन निकालने का तरीका है। अगर आप बी ऑन टू ए, इसको आप याद करने का तरीका दो तरह से पूछा जा सकता है, वो ए इंटू बी भी पूछ सकता है, बी इंटू ए दोनों तरह से पूछ सकता है। तो ऑन टू के बाद जो लिखा होगा उसका मैग्नीट्यूड वो यहाँ पर और वो यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर दिखा सकूं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसने क्या लिखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ, इधर गया, ये देखें, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन, तो जो ऑन टू के बाद लिखा होगा उसी के मैग्नीट्यूड का स्केयर नीचे डिवाइड में आएगा और साथ ही वो वेक्टर साथ लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास इधर यहाँ पर ये लिखा गया। अब यहाँ पर इसकी 2-3 किस्म की फॉर्म्स बन सकती हैं, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक सिंपल सी मिसाल दे लेते हैं हम लोग, सिंपल सी ऐसी मिसाल बन सकती है। नीचे आपके पास क्या है, नीचे से मिसाल बनेगी आपके पास, ठीक है। ए मैग्नीट्यूड का स्केयर है, अब ए मैग्नीट्यूड का स्केयर बेसिकली तो ए डॉट ए के भी तो बराबर होता है ना, ए डॉट ए का स्केयर रूट इसके भी तो बराबर हुआ करता है, ठीक है। तो अब ए मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख दो, या आप आई एम सॉरी, अच्छा ऊपर स्केयर रूट नहीं आना था क्योंकि इधर स्केयर है, इधर स्केयर है तो इधर स्केयर रूट नहीं आएगा, या इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आप ए मैग्नीट्यूड के स्केयर की जगह ए डॉट ए लिखोगे तो फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, बी डॉट ए कर लें, ए डॉट बी मैंने बताया ए की बात है, ठीक है, बी डॉट ए ओवर ए डॉट ए,
ठीक है जी, इंटू ए का वेक्टर। तो इस तरह करके भी आपके पास शक्ल बन सकती है। तो डिफरेंट अशकाल बन सकती हैं। वो पूछ सकता है कि बताएं जी इसमें से कौन किसके ऊपर कौन सी प्रोजेक्शन बन रही है, तो बी ऑन टू ए। जो बस याद रखें, जो ऑन टू होगा उसका ही मैग्नीट्यूड का स्केयर नीचे आएगा और वही वेक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर आप ए डॉट बी लिख लें, बी डॉट ए, एक ही बात है। तो ये आपका प्रोजेक्शन वाला पोर्शंस भी हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम नीचे चले जाएँ तो स्केलर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि द नंबर बी कॉस थीटा इज़ कॉल्ड, अब इसकी बता रहे हैं कि ये कहलाता क्या है। ठीक, वैसे तो लेंथ है, इसका प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म क्या कहेंगे हम इसको, कि द बी मतलब बी कॉस थीटा इज़ आल्सो कॉल्ड, ये क्या कहलाता है आपके पास, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी ए की डायरेक्शन में बी का स्केलर कंपोनेंट। दो तरह से पूछा जाएगा आपसे कोई क्वेश्चन, वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में कहा जाए, यानी सादा प्रोजेक्शन के, आप ए से ले ए की बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर फाइंड करें, तो जिसके ऊपर फाइंड करनी है उसको डिवाइड में फाइंड कर दें, डिवाइड में ले जाएं। ठीक है, और जिसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है वो डॉट प्रोडक्ट साथ सिंगल आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब जाहिर सी बात है, बी कॉस थीटा क्या थी आपके पास, बी वेक्टर की शैडो की लेंथ थी, प्रोजेक्शन की लेंथ थी। लेंथ एक स्केलर नंबर होता है, तो बी कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, आप ए डॉट बी की जगह बी कॉस थीटा में निकाल दो, तो आप अगर देखो तो बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड। देखें ना, आपके पास बी कॉस थीटा था, तो बी कॉस थीटा किसके अलॉन्ग था, कॉस थीटा बेसिकली डायरेक्शन को बताता है। ठीक है जी, तो अब आपके पास ए के अलॉन्ग था, तो ए का ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड तो बेसिकली ए का यूनिट वेक्टर बनेगा ना, तो बी डॉट ए का यूनिट वेक्टर बेसिकली आपके पास बी कॉस थीटा बनेगा। वो स्केलर कंपोनेंट कहलाएगा, क्योंकि वो एक डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है, तो वो स्केलर कंपोनेंट कहलाएगा। ओके हो गया जी। जैसे कि हम लोगों ने इधर ऊपर फाइंड भी किया था, आप लोग अगर देखो तो आपके पास ये, आप इस दो ब्रैकेट्स को कंसिडर करो, बी कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने लगाई थी ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड, तो आप बी को साइड पे लिख दो। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरह कर रहे हो ना, कर यहाँ पर ये रहे हो आप लोग, आप यहाँ पर ए डॉट बी को ओवर ए का मैग्नीट्यूड को बेसिकली बी डॉट ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे कर रहे हो। ठीक है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं, आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 4 को बेसिकली 2 इंटू 3 बाई 4 लिख रहे हो। फ़र्क सिर्फ ये आया, और कुछ भी फ़र्क नहीं आया। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया आंसर। इसके बाद अगर आप लोग देखो तो सिंपल एक एग्जांपल की गई है, बस वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ फाइंड करें। आप लोग दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर फाइंड करना होगा। जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया उसके हिसाब से फार्मूला लगाएं। फार्मूले में ए डॉट बी फाइंड करें, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करें, ए वेक्टर तो होगा ही। तो इस तरह करके आप लोग यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल की मदद से भी निकाल सकते हो। अगर वो प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो आपने प्रोजेक्शन का फार्मूला लगाना है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी पूछ रहा है तो आपने स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी का फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले में फ़र्क है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसने प्रोजेक्शन की बात की थी। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी राइटिंग द सम ऑफ, अच्छा ये एक थ्योरम है, वैसे ही ये आप लोगों को करने की ज़रूरत तो नहीं है। चलें एक दफ़ा देख भी लेते हैं क्या कह रहा है कि राइटिंग द सम एज अ सम ऑफ राइटिंग अ वेक्टर एज अ सम ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, यानी दो आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी में से वो प्रोजेक्शन को माइनस कर दो। ये दो वेक्टर्स आपके पास बेसिकली कौन से वेक्टर्स होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स के सम के तौर पर किसी वेक्टर को लिखना, तो लिखने के लिए आपके पास ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, यानी कि इन मैकेनिक्स वी ऑफन नीड टू एक्सप्रेस अ वेक्टर बी एज अ सम ऑफ वेक्टर पैरेलल टू ए, यानी ए के वेक्टर पैरेलल एंड वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ए, यानी कि दो वेक्टर्स हैं ना, एक वेक्टर है जो वेक्टर ए के क्या है, एक वेक्टर ए के क्या है पैरेलल है, एक वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब वो कैसे हैं देखें, हम समझेंगे, थोड़ी सी समझने की यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। ये आप लेफ़्ट साइड पर पैराग्राफ को ये इसको देखें डायग्राम को। तो प्रोजेक्शन तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोजेक्शन क्या बनेगी, ए के अलॉन्ग बनेगी, तो जो ए के अलॉन्ग होगा वो ए के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब जो प्रोजेक्शन ऑफ ए है, ये जो आपके पास दिया गया है, जिस तरह हम थोड़ा सा इधर इसको देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडर करें, तो जो आपके पास ये वाली चीज़ दी गई है, ये इतनी चीज़, ये आपके पास क्या है, पैरेलल है। अब ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर कैसे बनती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा हेड टू टेल रूल की मदद से। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके पास ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर बी था। ठीक है,
थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये वेक्टर आपके पास बी है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये दो आपके पास मैंने वेक्टर्स ड्रा कर लिए हैं। अब आप क्या करो, अब आपने ये वाला जो रेड में है ये वेक्टर बी है, और जो येलो में ये जो येलोइश कलर है इसमें ये प्रोजेक्शन के लिए है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने बी माइनस प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। हम बेसिकली बी माइनस करेंगे तो इसका मतलब आप बेसिकली कर ये रहे हो, आप बी में प्रोजेक्शन ऑफ ए के नेगेटिव को ऐड कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ा था, ठीक है। तो आप इसकी जब डायरेक्शन उल्टाओगे तो आपके पास कुछ सिनेरियो कुछ तरह का बन जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ऐसी आ जाएगी, वही लेंथ डायरेक्शन सिर्फ उलट होगी। तो आप ये वाला जो वेक्टर है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के इसी तरह डायरेक्शन में यहाँ पर रख दो। इस तरह से रखो कि इसका जो हेड है वो आपके पास बी की टेल पर मिल जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर नीचे ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपके पास माइनस ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब माइनस ऑफ पी में लिखने का मतलब है माइनस ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पर आपके पास हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आप पहले के वेक्टर की टेल से दूसरे आखिरी के वेक्टर के हेड से ऐसे मिला दोगे तो ये बेसिकली आपके पास प्रोजेक्शन बन जाएगी। अब ये जो ये वाला वेक्टर, चले मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ड्रा करता हूँ। अच्छा जी, ये अब ऑरेंज कलर में जो ड्रा किया है ये बेसिकली आपके पास बी यानी बी वेक्टर माइनस पी यानी बी प्लस माइनस पी का फिर बता दूं, पी का मतलब मैं प्रोजेक्शन कह रहा हूं, ठीक है। मैं हाथ से लिख रहा हूं, ज़रा लिखना मुश्किल होता है, मोबाइल पर स्पेस भी कम होती है, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में प्रोजेक्शन वाले जो फॉर्म है उसको पी कह रहा हूं, ठीक है जी। तो आप बी माइनस पी बेसिकली आपके पास ये वो वेक्टर बनेगा हेड टू टेल रूल की मदद से। तो अब यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये टेढ़ा बन गया। ये बेसिकली यूँ इस तरह वर्टिकल बनना था जिस तरह इधर बनाया गया है, तो इस तरह हेड टू टेल रूल से आप लोग, मैं थोड़ा सा इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इमेजिन कर लिया होगा। जैसे कि अगर हम ड्रा करें तो इसका पैरेलल वेक्टर आपके पास जो है, इधर आप अगर देखो तो आपके पास यहाँ पर इसका वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है जी, ऐसे करके, ठीक है जी। तो आप ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी की हेड को ऐसे करके टेल पर मिला रहे हो, तो जो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बनेगा वो आपके पास बेसिकली ये वेक्टर के बराबर होगा, और यहाँ पर हेड टू टेल रूल लगेगा तो इसका मतलब ये आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास देखो, तो ये वाला वेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है, ये परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए के। ओके जी। अभी मेरे पास वो चूँकि मोबाइल में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है जिस वजह से मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ बना कर दिखा सकता, तो अभी मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी तरह से मैं इमेजिन करवा सकूं कि एक्चुअली वो कह रहा है, ठीक है। यानी आप यूँ कर लो, आप अपनी आसानी के लिए जो प्रोजेक्शन जिस डायरेक्शन में वेक्टर दिखाया गया है, आप इस वेक्टर को इसी तरह से हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दो। जैसे आप प्लेट को नहीं घुमाते, पड़ी को, जैसे प्लेट पड़ी हुई है उसी को अपने हाथ से ऐसे घुमा दिया, इसी तरह इस वेक्टर को 90 डिग्री 180 डिग्री फ्लिप कर दो, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ, लेफ्ट साइड पर हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा सा इस तरफ लाइन को हटा के ऐसे कर दो कि जो बी की टेल है, बी जहाँ पर पड़ा है वो वहीं पर ही है, तो बी की टेल बेसिकली इस प्रोजेक्शन वाले के हेड पर आनी चाहिए। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जब वेक्टर्स को ऐड करोगे तो वो बी माइनस पी बनेगा। ओके होगा जी। अब ये इस तरह करके आप वेक्टर्स निकालोगे। अब मैंने आपको दिखा दिया कि कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर और कौन सा वेक्टर पैरेलल किस तरह बनता है, वो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करके अब ये एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हो। वो कह रहे हैं कि आप ना बेसिकली ये करो कि जो वेक्टर वी है ना, ये जो वेक्टर बी है, सॉरी, इसको वेक्टर ए दे दिया गया है, तो वेक्टर ये जो बी है इसको ए के पैरेलल वेक्टर और ए के ऑर्थोगोनल वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स की सम तौर पर लिखो। तो अब क्या करोगे, अब बी के पैरेलल वेक्टर क्या होता है, सॉरी ए के पैरेलल वेक्टर क्या होता है, बी की प्रोजेक्शन, ठीक है। तो वो आप फाइंड करोगे। फिर ए के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, बी माइनस ए की प्रोजेक्शन, ठीक है, सॉरी बी की प्रोजेक्शन। तो दोनों वैल्यूज़ फाइंड करके इस फार्मूले में लगाएं, उसको सिंप्लीफाई करें और हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, ये आप लोग कीजिएगा। बस ये पहले 14 क्वेश्चंस ही कर लें तो यही आप लोगों के लिए जो थ्योरी लिखी गई है उसके लिए काफ़ी होगा, ठीक है जी। अब बाकी नीचे अब आपके पास आ जाता है क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।